प्रिय साथियों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 4 जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी के ऑब्जेक्टिव्स देखे थे। आज हम जो 3-3 अंक के प्रश्न हैं उसको क्रमशः देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो सबसे पहले जो प्रश्न बैंक का चैप्टर 4 रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत पहला प्रश्न है 3 अंक का, वो है रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर, वेग मतलब दर या गति जिसको कहते हैं, पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। अब जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उस रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर बहुत सारे कारक प्रभाव डालते हैं, लेकिन 3 अंक का प्रश्न है तो उसके हिसाब से हम इसमें 3 कारक ही देखेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले प्रमुख कारक निम्न हैं। रासायनिक अभिक्रिया मतलब क्या? जिसमें अभिकारक होगा और तीर के चिन्ह के बाद हम उत्पाद को लिखते हैं। तो अभिकारक, उत्पाद और एरो इस तरह से जब होता है तो हम उसको रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो तीर के चिन्ह के पहले जो होता है उसको हम अभिकारक कहते हैं और तीर के चिन्ह के जो बाद होता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप आटा पिसाने वाली जो चक्की है वहाँ पर अगर जाते हैं और जाने के बाद गेहूँ डालते हैं तो आपको मिलता है आटा। जितना ज़्यादा आप गेहूँ उसमें डालते जाएंगे क्रमशः तो आपको आटा मिलते जाएगा। तो गेहूँ आपका अभिकारक है और आटा जो है आपका उत्पाद है। कहने का मतलब है जितना ज़्यादा गेहूँ होगा उतना ज़्यादा आपको आटा मिलता जाएगा। तो गेहूँ के ऊपर डिपेंड करता है आटे का बनना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हमने कहा पहला पॉइंट अभिकारकों का सांद्रण, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जो हम अभिकारक लेते हैं उसका सांद्रण या उसकी जो मात्रा है उस पर निर्भर करता है रासायनिक अभिक्रिया का वेग। तो किसी भी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है इसका मतलब ये है कि जो अभिक्रिया का वेग है वो सांद्रता के समानुपाती है। इसका मतलब सांद्रता ज़्यादा होगी तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। मतलब अभिकारकों का सांद्रण बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है। तो ये है अभिकारकों का सांद्रण। सेकंड पॉइंट है अभिक्रिया का ताप। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उसका अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर जो अभिक्रिया है उसका वेग बढ़ जाता है। और ये कहा जाता है कि अभिक्रिया का ताप जितना होगा, अगर प्रति 10 डिग्री सेल्सियस हम तापमान बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग लगभग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो ताप वृद्धि का अभिक्रिया के वेग पर या दर पर या गति पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। अतः ताप में वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। और ये कहा जाता है, ऐसा देखा गया है कि प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग लगभग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो दूसरा पॉइंट है अभिक्रिया का ताप। अभिक्रिया का ताप मतलब पूरी अभिक्रिया का ताप, जिसमें अभिकारक है, उत्पाद है, तीर के चिन्ह के द्वारा हम दर्शा रहे अभिक्रिया का ताप। और यहाँ है अभिकारकों का सांद्रण, मतलब जो अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसका सांद्रण। तीसरा है उत्प्रेरक की उपस्थिति। तो उत्प्रेरक जो है वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अगर धनात्मक उत्प्रेरक है तो अभिक्रिया के वेग को वो बढ़ाएंगे और अगर ऋणात्मक उत्प्रेरक है तो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं। तो उत्प्रेरक जो है उसकी उपस्थिति पर भी अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। तो इस तरह से 3 कारक हमने इसमें देखे, अभिकारकों का सांद्रण, अभिक्रिया का ताप, उत्प्रेरक की उपस्थिति। इसके अलावा और भी कारक हो सकते हैं, जैसे विकिरणों का प्रभाव होता है, दाब का प्रभाव होता है। तो अन्य कारक भी इसके होते हैं, लेकिन हमने सिर्फ 3 कारक इसके देखे। अब उसके बाद है अगला प्रश्न और ये है वेग नियम, या इसको कहते हैं वेग व्यंजक, और इसको दर नियम भी आप कह सकते हैं, और द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम जिसको गुल्डबर्ग और बागे ने दिया था, में क्या अंतर है। तो सबसे पहले जो वेग नियम है या इसको हम वेग व्यंजक भी कहेंगे, इसको देखते हैं कि ये क्या है। वेग नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के वेग को हम dx/dt से भी दर्शाते हैं। अभिक्रिया का वेग उन सांद्रता पदों पर निर्भर करता है
अभिक्रिया का वेग उन सांद्रता पदों पर निर्भर करता है जिन पर अभिक्रिया का वेग वास्तव में निर्भर करता है। अब यहाँ से उतनी अच्छे से बात क्लियर नहीं हुई होगी, उदाहरण से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, ये जो अभिक्रिया है, जैसे CH3COO C2H5, यह है एथिल एसीटेट, C2H5 एथिल और CH3COO एसीटेट, इसका जल अपघटन करते हैं, H2O के साथ क्रिया करते हैं। तो जब क्रिया होती है तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है और जो H है वो यहाँ जुड़ता है जल का और OH यहाँ जुड़ता है। तो हमको दो उत्पाद इसमें मिलेंगे, CH3COOH और C2H5 और ये OH है साथ में। तो यहाँ पर हमको मिला एसिटिक अम्ल और साथ में हमको मिला एथिल अल्कोहल। अब इस अभिक्रिया में हमको सिर्फ अभिकारकों को देखना है, तो दो अभिकारक हमारे पास है, एक है एथिल एसीटेट और एक है जल। तो अभिक्रिया का जो वेग है वो दोनों की सांद्रता पर निर्भर करना चाहिए था, लेकिन इस अभिक्रिया में जल इतनी अधिक मात्रा में होता है कि इसका अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसको हम नगण्य मान लेते हैं। कहने का मतलब है CH3COO C2H5 ये जो है इसको बड़े कोष्ठक में दिखा दिया। बड़ा कोष्ठक मतलब सांद्रण को दर्शाता है और ये पूरा का पूरा 1 है, तो इसके ऊपर 1 लिख दिया। और H2O भी 1 है, लेकिन इसके ऊपर 0 लिखा, क्योंकि इस अभिक्रिया में जो जल है, जल की सांद्रता है वो इतनी ज़्यादा होती है कि इसका अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता मतलब शून्य घात। तो आप जानते हैं कि जिसकी भी घात शून्य होती है उसका मान 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1। तो बचेगा अभिक्रिया का वेग, जिसको दर्शाते dx/dt से बराबर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई नियतांक आता है k, जिसको दर स्थिरांक, वेग स्थिरांक या गति स्थिरांक कहते हैं, रेट कांस्टेंट भी इसको कहते हैं, और CH3COO C2H5 उसकी घात 1। मतलब ये जो अभिक्रिया है इसका जो हमने वेग लिखा उन सांद्रता पदों पर निर्भर करता है। 2 पद है, लेकिन उन सांद्रता पदों पर निर्भर करता है जिन पर अभिक्रिया का वेग वास्तव में निर्भर करता है। तो जो अभिक्रिया का वेग है वो वास्तव में इस पर निर्भर कर रहा है, इस पर निर्भर नहीं कर रहा है। इसीलिए हमने ये कहा था कि जो अभिक्रिया का वेग है उन सांद्रता पदों पर निर्भर करता है, तो केवल इस सांद्रता पद पर निर्भर करेगा, क्योंकि अभिक्रिया का वेग वास्तव में इसी पर डिपेंड कर रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि वेग नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग उन सांद्रता पदों पर निर्भर करता है। अभिक्रिया का जो वेग है उन सांद्रता पदों पर मतलब केवल इस पर निर्भर करेगा, क्योंकि वास्तव में अभिक्रिया का वेग सिर्फ इसी पर निर्भर कर रहा है। कहने का मतलब है इन दोनों पर निर्भर नहीं करेगा, ये कहने का मतलब है। क्लियर हुआ होगा कैसे? वेग नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग उन सांद्रता पदों पर निर्भर करता है जिन पर अभिक्रिया का वेग वास्तव में निर्भर करता है। मतलब अभिक्रिया का वेग सिर्फ इस सांद्रता पद पर निर्भर करेगा, क्योंकि वास्तव में अभिक्रिया का वेग इसी पर निर्भर कर रहा है, इस पर नहीं। तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। इस तरह से ये हो गया हमारा वेग नियम। उसके बाद है द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के लिए हमने एक अलग टाइप का एग्जाम्पल लिया है। जैसे हमने लिया A अभिकारक, उसके अणुओं की संख्या स्मॉल a ली, और B अभिकारक, इसके अणुओं की संख्या स्मॉल b ली, और यहाँ पे हमने लिखा उत्पाद, जिसकी ज़रूरत हमको है नहीं, सिर्फ उत्पाद लिखने से भी काम चल जाएगा। या C+D भी लिख सकते हैं, C के C अणु, D के D अणु, इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अभिक्रिया का वेग बताने के लिए हमको सिर्फ अभिकारकों की आवश्यकता है, इसीलिए हम सिर्फ इसको ही ले रहे हैं। तो अभिक्रिया का वेग कैसे लिखेंगे? हमारे पास एक अभिकारक है कैपिटल A, उसको लेंगे बड़े कोष्ठक में, यानी A का सक्रिय द्रव्यमान इनटू दूसरा अभिकारक B है तो B का सक्रिय द्रव्यमान। लेकिन ये जो अभिकारक A है उसके अणुओं की संख्या A है, जिसको बोलते हैं रस समीकरण मितीय गुणांक या स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर, और इसका रस समीकरण मितीय गुणांक या स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर जो है वो B है। तो जो A का सक्रिय द्रव्यमान है उसकी घात, ये रस समीकरण मितीय गुणांक है, उसको लिखेंगे, और B का सक्रिय द्रव्यमान, तो यहाँ जो रस समीकरण मितीय गुणांक है B, उसको लिखेंगे। अब यहाँ अभिक्रिया का वेग जो लिखा है हमने, ये समानुपाती है A और B दोनों के सक्रिय द्रव्यमानों पर। कहने का मतलब है इस नियम के अनुसार, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम जो है, इस नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग
अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये देखो, अभिक्रिया का वेग अभिकारकों मतलब ए और बी, सांद्रण मतलब बड़ा कोष्टक, गुणनफल मतलब ये इस तरह से डॉट, ये समानुपाती मतलब ये। तो अभिक्रिया का वेग जो है अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है। कब? जबकि इन पर गुणांकों की घात लगी हो। ये जो है ना रस समीकरण मितीय गुणांक, इनकी घात लगी हो। तो ये घात यहाँ पे दिखा दी और इसको हमने यहाँ पर दिखा दिया। तो इस तरह से अभिक्रिया का वेग यानी dx/dt बराबर समानुपाती का चिन्ह हटाए तो कोई नियतांक क्या आएगा, जिसको दर स्थिरांक कहते हैं, और ए का सक्रिय द्रव्यमान उसकी घात ए इंटू बी का सक्रिय द्रव्यमान उसकी घात बी। कहने का मतलब है आपको ये क्लियर कर लेना है कि द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम में जो अभिकारक होते हैं तो दोनों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के, यानी जितने भी अभिकारक होंगे सबके सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती अभिक्रिया का वेग होगा, और जो रस समीकरण मितीय गुणांक है उनकी घात भी उसके ऊपर लगी होगी। जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास दो अभिकारक है, लेकिन सिर्फ ये जो एक अणु है यहाँ एक है, इसको हमने लिया है, जबकि H2O भी एक है लेकिन इसको नहीं लिया है। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम में पूरा जो घातें होती है, रस समीकरण मितीय गुणांक होता है उसको लिखा जाता है, लेकिन जो वेग नियम होता है वास्तव में जो अभिक्रिया का वेग जिस पर निर्भर करता है उसी को लिया जाता है। ये दोनों में अंतर है। तो बहुत ध्यान से आप इसको समझेंगे, एक बार दो बार क्लियर करेंगे तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने दो क्वेश्चंस देखे, एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारक, और दूसरा वेग नियम और द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम में क्या अंतर है। अगले क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू।